फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ध्यान देना, मान लो कि आप दिन भर एक दीवार को धक्का दे रहे हो, ठीक है, और लास्ट में आपने कहा कि आज मैंने बहुत काम किया, बहुत पसीना आ गया, आप पसीने से तर हो गए लास्ट में, तो आप क्या कहोगे कि आज मैंने बहुत मेहनत की। तो वो फिर सर्कुलर मोशन उसके बाद का टॉपिक है ना, इसके बाद है सर्कुलर मोशन, वो उसी में पढ़ेंगे जो हम पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो सपोज मान लो कि आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको एक काम दिया कि आप दिन भर एक दीवार को धक्का दे रहे हो, है ना, लास्ट में आप एकदम पसीने से तर हो गए। हाँ, आप क्या कहोगे कि आज मैंने बहुत काम किया, आज मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या है आपका वर्क डन 0 है, आपने 0 वर्क किया। क्यों? क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क को समझेंगे हमारे आम जिंदगी में जो हमारे शब्द हैं वर्क, पावर, एनर्जी, तो ये फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। ठीक, तो वर्क क्या होता है, वर्क हम तभी कह सकते हैं जब हमने वो एक फोर्स अप्लाई किया इसी ऑब्जेक्ट पर, और वो फोर्स की वजह से उस फोर्स की डायरेक्शन में उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम वर्क को लिखे हैं तो वर्क is said to be done if a force applied on a body and it displaced in the direction of फोर्स। यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अगर फोर्स उस डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन 0 होगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, अगर हमने इस पर F फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, और इस F फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी एक्स एक्सिस में S डिस्प्लेस कर जाती है। ठीक, सपोज ये एक्स एक्सिस में S डिस्प्लेस कर जाती है, और फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो फोर्स इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन अगर देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना, अगर हम किसी बॉडी पर F फोर्स किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो जाता है, सपोज F फोर्स किसी डायरेक्शन में अप्लाई करने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो जाता है, एक्स एक्सिस में हो जाता है, सपोज डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका S, ठीक है, और S और
डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में सपोज एंगल थीटा है, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर गई। लेकिन ध्यान देना फोर्स क्या होगा, फोर्स का वो कंपोनेंट आएगा, फोर्स का वो कंपोनेंट आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। वर्क तो उसी ने किया ना, उसी फोर्स ने किया जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट देखें तो क्या होगा, अगर ये एफ है ये थीटा है तो ये होता है एफ कॉस थीटा। ठीक, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट सपोज एस है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो मूवमेंट किस वजह से हुआ, जो कंपोनेंट फोर्स का उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स एफ इंटू एस कॉस थीटा। किसे, वर्क डन को सपोज हम अगर डब्ल्यू से लिख लें, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब हम इस क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यही होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही होता है ना ये वाला। ठीक, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्टेंट में एक स्केलर प्रोडक्ट देता है। वर्क डन कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कैसी, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस वर्क का अगर हम इन वेक्टर फॉर्म देखें, इन वेक्टर फॉर्म तो एफ यदि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप की फॉर्म में अगर हम एफ को लिखें उसके कंपोनेंट की फॉर्म में, एस को यदि एक्स आई कैप सपोज डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ और जेड के कैप डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एस इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप होगा। ठीक है, देन वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट देखें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू। ठीक है, तो कंपोनेंट की फॉर्म में हम वर्क डन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो, नोट कर लो। ठीक, ये नोट कर लिया। अगर हम देखें तो वर्क डन एक कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन इज a scalar quantity।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम देख सकते हैं कि एफ डॉट डी एस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए, तभी जाके हम मान सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब भले ही वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क में बी पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव। वर्क कैसे हो सकता है, पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क का हम कब कहेंगे, ध्यान देना। पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देता हूं मैं। जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दें, फ्री फॉल करवाएं किसी बॉडी से, इसे हम अगर फ्रीली छोड़ दें तो क्योंकि ग्रेविटी इस पर वर्क करेगी, ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पर एफ फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसका इसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कौन से फॉर्मूले में, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा का देखें, एफ एस कॉस थीटा। अब अगर थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हमें हमेशा अगर ये थीटा, ये जो फोर्स है ये 90 से छोटा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 से छोटा ही रहेगा तो हमेशा हमें एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स का एक कंपोनेंट मिलता रहेगा। ठीक, जैसे ही फोर्स 90 डिग्री पर हो गया डिस्प्लेसमेंट पे, अगर 90 डिग्री पर हो गया तो इसका मतलब क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 90। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा। 90 डिग्री में जीरो इसलिए होगा, यहां देखो cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन जीरो होगा। एफ का कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स आप इस तरह से लगा रहे हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा ना, अगर वो परपेंडिकुलरली है। अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट इस तरह से है, फोर्स आप इस तरह से लगा रहे हो, ठीक, तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमें कोई भी कंपोनेंट फोर्स का एक्स की डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, इसीलिए वर्क डन होगा जीरो। और बाय फॉर्मूला अगर देखें तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि cos 90 होता है जीरो, तो इसीलिए वर्क डन जीरो होगा। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव अगर देखें तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और फोर्स हमने इस तरफ लगाया तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव हो गया ना, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में तो मिलेगा नहीं, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। देखो यहां से इससे समझेंगे, अगर फोर्स हमें इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स का क्या कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो हमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही मिलेगा, इस डायरेक्शन में, जिस वजह से फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जैसे एग्जांपल देखें, हाँ अगर हम वैसे एग्जांपल देखें, अगर देख लो, अगर हम ग्रेविटी का देखें तो अगर जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें, अप साइड थ्रो करें, ठीक है, तो अप साइड थ्रो कर
अब डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्जेक्ट का ऊपर साइड हुआ, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है हमेशा, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180, तो कॉस 180 लिख सकते हैं, तो माइनस एफ एस आ जाएगा, तो है ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि, और कॉस की वैल्यू इस रीजन में हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है, तो इसीलिए वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, नोट कर लो। इसमें अगर देखें तो नेगेटिव थीटा इज लेस देन 90 के लिए पॉजिटिव होती है, और थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसीलिए वर्क डन इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव होगा, क्या होगा, cos 280 डिग्री, ये क्या होगा, अब cos अगर 280 डिग्री देखें तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव क्यों होगा, ये भी तो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे क्या होता है 270, हाँ तो 280 ये होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें हमें कंपोनेंट मिल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो इसीलिए है क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। और cos 280 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 100, तो ये क्या होगा, cos 180 प्लस 100 cos 100 ही होता है, माइनस cos 100 ना, थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 270 प्लस 10, तो हम लिख सकते हैं sin 10, ठीक है, क्योंकि cos इस रीजन में पॉजिटिव होता है, और थीटा क्या है यहाँ पर 10 डिग्री होगा, या फिर अगर हम देखें 270 प्लस 90, किसकी वैल्यू, cos 280 पॉजिटिव ही होता है, क्यों, क्योंकि ये इस रीजन में आएगा, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस रीजन में आएगा, क्या इसके हिसाब से यहां पे हम एक बात कर रहे हैं, अगर 90 से बड़ा है लेकिन थीटा जो है वो 180 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, अब जाके हम कह सकते हैं कि क्या थीटा क्या है पॉजिटिव। और कभी तुमने 270 डिग्री, अब नॉर्मली देखो ना, इसके लिए देखो, कभी तुमने 270 डिग्री में कोई ऑब्जेक्ट खींचा है, कोई फोर्स लगा है कभी 270 डिग्री में, फिर वो हमेशा मैक्सिमम 180 तक जाएगा ना, या तो अपोजिट खींचोगे या फिर उसकी डायरेक्शन में खींचोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 है तो 180 तक ही जाएगा, उससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ठीक। ये नोट कर लिया, ठीक। यूनिट एंड डायमेंशंस लिखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क,
तो वर्क की अगर डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी mlt माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट की l। तो हम वर्क की डायमेंशन लिख सकते हैं m l स्क्वायर t माइनस, तो ये आपकी वर्क की डायमेंशन हो, डायमेंशन ऑफ वर्क। और दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर डायमेंशन ऑफ वर्क। यूनिट की अगर बात करें, तो वर्क की यूनिट पहली यूनिट होती है ना SI यूनिट, जूल। दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क। 1 जूल is equal to 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और हम कह सकते हैं कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है। जूल को हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को ही हम 1 जूल बोल देते हैं, 1 न्यूटन मीटर को। तो यहाँ से हम वर्क डन की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या बनेगी वर्क की डेफिनेशन, देखना। डेफिनेशन ऑफ वर्क, नेशन ऑफ जूल। डेफिनेशन ऑफ जूल अगर देखेंगे क्या होगी, हाँ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाता है 1 मीटर फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल, ठीक है। 1 जूल वर्क डन is work by force by 1 न्यूटन force applied on any body due to which it displaced by 1 meter in the direction of force, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। आ सकता है वर्क अगर नेगेटिव आ गया तो जूल नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क डन हमने फोर्स की डायरेक्शन में करना है, इसीलिए
वर्क डन जो है वो हमने अगर 1 जूल अचीव किया, ठीक है, तो 1 फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करके उस ऑब्जेक्ट पर, तब जाके हमने 1 जूल क्या किया, अचीव किया। तो ये जो फोर्स हमें मिला हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ, वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तभी जाके वो कुछ वर्क दे पाएगा, है ना। मैंने यहाँ पर ये थोड़ी लिखे कि -1 जूल वर्क, तो -1 जूल वर्क कब होगा, जब फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क हुआ है, ठीक। ठीक है, तो अगर सेकेंड यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट वर्क की, तो वो होती है अर्ग, ठीक है। अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 अर्ग इज इक्वल टू, अगर हम न्यूटन मीटर को सीजीएस की फॉर्म में लिखें तो हमें सीजीएस यूनिट मिलेगी, और कितनी मिलेगी, 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, तो वह फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसमें लिखेंगे 1 न्यूटन को हम डाइन में लिख लेते हैं, ठीक है, DYNE, और मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोल देते हैं, अर्ग बोलते हैं, ठीक है। डाइन सेंटीमीटर को ही हम अर्ग बोल देते हैं। अर्ग को अगर जूल की फॉर्म में लिखे हैं तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, ठीक है। तो ये कहां से मिला, ध्यान देना। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन, अगर डाइन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये होता है, ठीक। और 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक। और इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 -2 -5 -2 -7 एंड न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। तो इसीलिए 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल के इक्वल होता है, ठीक। अगर हम कन्वर्ट करें, अर्ग कैसी यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट, और जूल आपकी एसआई यूनिट हो गई वर्क डन की, ठीक है। ये नोट हो गया। अर्ग की अगर डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अर्ग, तो 1 अर्ग वर्क डन, 1 अर्ग work done is the work done by 1 dyne force applied on any body, applied on a body due to which it displaced by 1 सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेस होगा। तो अर्ग की डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ये वाला।